पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी और मैं अपनी आवाज़ में लेके आई हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करती हूँ। आज की कहानी सीधे अश्विन के ऑफिस से शुरू होती है। अश्विन के ऑफिस में मयूर सर ने अश्विन को बुलाया है उसके रिसर्च को देखने के लिए, जो उसने कंपनी के प्रोग्रेस के लिए कुछ रिसर्च किया है। अश्विन अंदर मयूर सर के पास आता है। वो उस समय वर्कआउट कर रहे होते हैं, लेकिन उसी समय वहीं पे जबकि वो वर्कआउट कर रहे हैं वहीं पे अश्विन जो है अपने रिसर्च के एक एक पेपर को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करता है। लेकिन मयूर सर उसके रिसर्च से, प्रोजेक्ट रिसर्च से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। जहाँ की अश्विन को उम्मीद है कि उसके इतने अच्छे रिसर्च पे मयूर सर कुछ तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके हर पेपर पे, उसके हर पॉइंट पे मयूर सर कुछ ना कुछ अपनी ओपिनियन देते हैं और कहीं ना कहीं वो अपना ये मतलब बताने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा रिसर्च कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो सभी करते हैं वही तुमने भी किया है और मैंने तुम्हें दूसरा मौका, मैं किसी भी एम्प्लॉय को नहीं देता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें दूसरा मौका दिया है अश्विन, लेकिन तुमने कोई खास रिसर्च नहीं किया है और अभी तुम्हें और मेहनत करने की ज़रूरत होती है। अश्विन जो कि उस रिसर्च पे काफ़ी मेहनत किया है, उस प्रोजेक्ट पे, वो मयूर सर की बातें तो सुनता है और कुछ कहता नहीं है। लेकिन उसे लगता है कि हाँ, मैंने जितना किया था मुझे उतनी मिलनी चाहिए थी तारीफ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं, वो सोचता है कि ठीक है, आगे मेहनत करूँगा। अब आगे के सीन में दीप्ति को दिखाया गया है। दीप्ति भी अपने ऑफिस जाती है और दीप्ति को उम्मीद नहीं है कि उसके ऑफिस पहुंचने के साथ ही उसके बॉस उसके साथ इस तरह का बिहेव करेंगे। बॉस उसे देर से आने के लिए थोड़ा रूड होके बोलते हैं, तो वो कहती है कि मैं हमेशा तो लेट नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही है इसलिए। तो उसके बॉस जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये आपके रोज़ का हो गया है और मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो परफॉर्मेंस है कंपनी को लेके वो भी अच्छी नहीं है। दीप्ति अपने डिफेंस में काफ़ी कुछ बोलती है, लेकिन उसके बॉस सुनते नहीं हैं। दीप्ति ये भी कहती है कि हमारी जो मदर इन लॉ है उनके हाथ घायल हो गए हैं और इसके कारण मुझे थोड़ा सा घर का काम देखना पड़ता है। तो उसके बॉस कहते हैं कि दीप्ति जी, आप ऐसा क्यों नहीं करती हैं कि पहले आप लीव ले लीजिए, छुट्टी ले लीजिए और आप पहले अपने घर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। जब आपके घर के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे तो फिर आप वापस से ऑफिस ज्वाइन कर लीजिएगा। बॉस के ऐसा कहने से दीप्ति को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो जवाब नहीं लगाती है, मुंह नहीं लगाती है, वो चुपचाप सहन कर लेती है। फिर उसके बॉस भी उसे कहते हैं, कुछ काम देते हैं और कहते हैं कि खैर ये से करके आओ, फिर मैं सोचूंगा। अब इधर दीप्ति को दिखाया गया है कि वो अपनी सासू माँ को, यानी कि हमारी पुष्पा जी को, डॉक्टर के पास लेके आई है और डॉक्टर उनका जो है पुष्पा के हाथों का बैंडेज खोलते हैं। तो हाथ जो है काफ़ी अभी भी घायल है, मतलब जख्म काफ़ी गहरा है। तो डॉक्टर कुछ इंस्ट्रक्शन है जो पुष्पा को देते हैं और कहते हैं कि पुष्पा जी, अभी भी आप इस हाथ से कोई काम नहीं कर सकती हैं। वहाँ से ड्रेसिंग करवा के हाथों का फिर दीप्ति पुष्पा को लेके एक छोटे से रेस्टोरेंट में आती है और वहाँ पे दोनों सास बहू चाय पी रही होती हैं। पुष्पा को दीप्ति का चेहरा देख के ऐसा महसूस होता है कि जरूर कोई बात है। किसी भी बात पे दीप्ति काफ़ी उदासी के साथ रिएक्ट कर रही है। तो दीप्ति कुछ बोलती नहीं है, लेकिन पुष्पा उससे बात निकलवा लेती है। और जब पुष्पा को ये पता चलता है कि ऑफिस में दीप्ति को उसके बॉस ने लेट से आने के लिए या फिर छुट्टी लेने के लिए डांटा है और उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया है, तो उसे भी अच्छा नहीं लगता है। दीप्ति कहती है कि नहीं माँ, मैंने देखा है, इतने दिनों से मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। ये लोग एक एक एम्प्लॉय से 5-5 लोगों का काम लेते हैं और एम्प्लॉय पे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सुनते नहीं हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं ये नौकरी छोड़ दूँ। तो पुष्पा कहती है, तो फिर सोच क्या रही है? क्या तेरे लिए नौकरी की कमी है? अरे ये नौकरी छोड़ेगी तो दूसरी नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद दीप्ति जो है वो फ़ोन निकालती है और उसी समय अपने बॉस को फ़ोन पे मैसेज करती है अपनी नौकरी छोड़ने की बात को लेके। फिर आगे कहानी में बहुत ही अच्छा दिखाया गया है
ये जो हमारे जुगल सेतेलवार हैं वो हस्तक की पूजा कर रहे हैं। अब से यानी कि आज से उन्हें हस्तक पे पटोला बनाने का काम शुरू करना है। तो उसके पहले वो थोड़ा सा चंदन टीका वगैरह लगा के भगवान की आराधना करते हुए हस्तक की पूजा कर रहा है। और उसी समय वहाँ पे जब पुष्पा आती है और जुगल को हस्तक की पूजा करते हुए देखती है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। उसके सपने जो अंदर में पटोला को लेके जागे हुए थे और जो मर रहे थे जो सपने, फिर से उसे जुगल ने साथ देकर कहीं न कहीं उसे जगा दिया है, उसके अंदर एक नई उमंग को जगा दिया है। पुष्पा और जुगल भगवान को प्रणाम करते हैं। मास्टर जी की तस्वीर, अपने पिताजी की तस्वीर और काकू की तस्वीर जो उसने लगाई है, उन सभी को वो दोनों प्रणाम करते हैं। तभी वहाँ पे काकू भी आ जाती हैं और काकू का परिचय पुष्पा जुगल को देती है। तो जुगल उनका पैर छूता है और काकू जुगल से मिलके काफ़ी खुश होती हैं और जी भर के जुगल को आशीर्वाद देती है। उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है कि पुष्पा को इस संघर्ष के दिनों में मदद करने के लिए उसके स्कूल का दोस्त मिल गया। उसके बाद हाशक पे धागा चढ़ाता है जुगल और उसे धागा चढ़ाने में बहुत अच्छे से मदद कर रही है पुष्पा। हालांकि उसके हाथ घायल हैं, लेकिन वो छोटे छोटे मदद जुगल को कर रही है कुछ कुछ देने में और जुगल को भी अच्छा लगता है। तभी पुष्पा को ऐसा लगता है कि आसपास उसके पिताजी खड़े हैं और उसे और जुगल को एक साथ काम करते हुए, वो भी पटोले के लिए, वो काफ़ी खुश हो रहे हैं। फिर काकू कहती है कि तुम दोनों ने जो इस काम को संभाला है तो तुम दोनों को भगवान खूब तरक्की देगा। और इसके बाद आगे के सीन में दिखाया जाता है कि गोलू जो है वो महेंद्र को फिर उस फोटो को लेके बार बार पूछता है कि आंटी के पास भी ऐसी फोटो है। तो महेंद्र कहता है कि देख गोलू, अभी मुझे होलसेल मार्केट जाना है दुकान का सामान लाने के लिए, अभी मैं वहाँ से आऊँगा तब तेरी बात का जवाब दूंगा। और महेंद्र चला जाता है। अब इधर गोलू जो है वो दुकान से निकल जाता है आयुषी मैडम के घर जाने के लिए। फिर इधर दिखाया गया है जुगल को जो कि पुष्पा से कहता है कि अब मैं अपने रहने का कहीं इंतजाम कर लूँगा, कल देखता हूँ कहीं कोई घर ढूंढूंगा। ऐसा कहने पे पुष्पा थोड़ी सी नाराज हो जाती है और वो कहती है कि तू कहीं और जाके रहेगा, कहीं और जाके खाना बनाएगा खाएगा, और ये जो मैं कमर्शियल यहाँ पर भाड़े दे रही हूँ आखिर तेरे लिए ही तो ली हूँ, और ये जो ताना बाना है नहीं, तुझे यहीं रहना है। तो जुगल कहता है कि ठीक है रहूँगा, लेकिन इसमें का कुछ भाड़ा मैं भी शेयर करूँगा। तो पुष्पा कहती है चलेगा, बरोबर चलेगा। उसके बाद भावुक होकर जुगल पुष्पा को कहता है कि फिर से मैंने इतने दिनों के बाद हाथ साग को हाथ लगाया है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं गुरुजी और सुब्रा के सपनों को सच कर रहा हूँ, और तेरा जो साथ मिला है तो सचमुच अब ये सपने सच हो जाएंगे। तभी फ़ोन बजता है, पुष्पा का फ़ोन बजता है। पुष्पा फ़ोन उठाती है तो देखती है कि महेंद्र उसे फ़ोन कर रहा है। महेंद्र का फ़ोन उठाती है तो महेंद्र कहता है कि देख पुष्पा, मुझे ग्रोसरी शॉप के होलसेल मार्केट में काफ़ी देर हो रहा है, ऐसा है कि मुझे 2-3 घंटा और लगेगा, तू घर ले जाकर गोलू को खाना खिला दे। तो पुष्पा दुकान पर आती है गोलू को लेने के लिए तो देखती है कि वहाँ पर दीप्ति खड़ी है, और दीप्ति से उसे पता चलता है कि 15 मिनट से गोलू दुकान पे नहीं है। वो लोग यहाँ वहाँ दोनों कोई गोलू को खोजते हैं पर गोलू कहीं नहीं मिलता है। तो फिर वो लोग उसको ट्रैक करते हैं तो देखते हैं कि ये तो बांद्रा में दिखा रहा है। तो उन लोगों को शक लगता है कि ये बांद्रा कैसे चला गया। तो वो दोनों तुरंत ऑटो पकड़ती हैं और बांद्रा के लिए निकल जाती हैं। अब इधर गोलू जो है वो बांद्रा में पहुंचता है और वो आयुषी मैडम के घर आता है। आयुषी मैडम दरवाज़ा खोलती हैं तो सामने गोलू को देखकर उन्हें बड़ी हैरानी होती है। वो दरवाजे के बाहर देखती हैं तो कहती हैं कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम अकेले आए हो। तो वो कहता है, यानी कि गोलू कहता है कि हाँ मैं अकेले आया हूँ। उसके बाद वो फ़ोटो दिखाता है अपने बचपन की फ़ोटो। तो आयुषी जी उस फ़ोटो को देख के ताज्जुब होता है उन्हें कि ये तो वही फ़ोटो है जो उनके बेटे की उनके पास है।
पूछने पर गोलू उनको बताता है कि ये उसके बचपन की तस्वीर है। उन दोनों तस्वीरों को देखकर आयुषी जी हैरत में पड़ जाती हैं। वो गोलू को देखती हैं और उन्हें बड़ी ताज्जुब होता है कि यानी कि ये गोलू मेरा ही बेटा है। और फिर वो गोलू को गले से लगा लेती हैं। हालांकि गोलू कुछ नहीं समझ पा रहा है, उसे बस लगता है कि आयुषी मैडम जैसे उससे प्यार करती हैं बस प्यार कर रही हैं। अब इधर ऑटो से जब पुष्पा दीप्ति के साथ उतरती है तो वो हैरान हो जाती है कि ये जो ट्रैक हो रहा है ये तो सामने आयुषी मैडम का बिल्डिंग है और उसे कुछ अजीब सा लगता है। फिर पुष्पा दीप्ति के साथ सीधा आयुषी मैडम के घर आती है और सामने देखकर हैरान हो जाती है कि उनके हाथ में गोलू की तस्वीर है और गोलू को वो गले से लगाई हुई हैं। पुष्पा ये देखकर हैरान ही नहीं होती है, उसे बहुत ही अजीब सा लगता है कि कहीं आयुषी मैडम को पता तो नहीं चल गया, क्योंकि आयुषी मैडम रो भी रही हैं। तभी आयुषी मैडम की नज़र पुष्पा पे पड़ती है तो वो दौड़ के पुष्पा के पास आती हैं और कहती हैं कि देखिए पुष्पा जी, ये तस्वीर लेके गोलू मेरे पास आया था। क्या आपको पता है कि ये तस्वीर मेरे बेटे की है और ये गोलू की भी तस्वीर है। पुष्पा जी, मुझे लगता है कि गोलू मेरा ही बेटा है। पुष्पा उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती है और आयुषी जी की ये बात को सुनकर दीप्ति भी हैरान हो जाती है कि महेंद्र काका का बेटा ये आयुषी जी का बेटा कैसे हो सकता है। वो भी कुछ नहीं बोलती है और पुष्पा भी कुछ नहीं बोलती है, लेकिन आयुषी मैडम लगातार पुष्पा को सिर्फ यही बात कहती हैं कि ये मुझ अभागन का बेटा है जिसे मैंने मंदिर पे छोड़ दिया था। तो पुष्पा काफ़ी देर तक आयुषी जी का बात सुनती है, फिर वो कहती है, हाँ, गोलू उस माँ का बेटा है जो अपने स्वार्थ के लिए उसे मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दी और कभी फिर पलट के नहीं देखा, जिसे महेंद्र ने अपने खून पसीने से सींचा, अपने सीने से लगा के सींचा, जिंदगी भर उसे पाला और अब आप कह रही हैं कि वो आपका बेटा है। तो आयुषी जी कहती है कि नहीं पुष्पा जी, ऐसा मत कहिए, मैंने इसके बिना कैसे ये ज़िंदगी काटी है मैं जानती हूँ। जब से मैंने इसे मंदिर की सीढ़ियों पे छोड़ा ना, मैं एक दिन के लिए भी इसे नहीं भूली हूँ। तो पुष्पा कहती है कि आप नहीं भूली हैं, लेकिन महेंद्र ने आपके बच्चे को कैसे पाला है ये आप नहीं जानती हैं। यानी कि महेंद्र, गोलू और आयुषी मैडम, ये तीनों को लेके पुष्पा काफ़ी तर्क वितर्क वहाँ पर करती है और ये सीन काफ़ी देर तक फ्रेंड्स चलता है। और उसके बाद अंत में यही होता है कि पुष्पा दीप्ति से कहती है कि गोलू को यहाँ से ले चलो। उसके बाद दीप्ति और पुष्पा गोलू को वहाँ से लेकर निकल जाते हैं। हालांकि आयुषी मैडम जो है वो रोकने का काफ़ी प्रयास करती हैं, लेकिन पुष्पा जो है वो नहीं रुकती है, वो सीधा गोलू को लेके यहाँ यानी कि चौल में आ जाती है। चौल में लेके आती है तो सामने ही महेंद्र रहता है और महेंद्र थोड़ा सा नाराज होते हुए गोलू से कहता है कि गोलू तू कहाँ चला गया था। तो पुष्पा कहती है इसे मत डांटो, ये चला गया था कहाँ तुम जानते हो। तो महेंद्र कहता है कि नहीं, अरे ये आयुषी मैडम के घर चला गया था। ये जानने के साथ ही महेंद्र बहुत कस के गुस्सा आ जाता है, कहता है कि इसे आयुषी मैडम के यहाँ जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। तो पुष्पा कहती है कि इसके पास जो फ़ोटो है ना वो इसके दिमाग में बैठा हुआ था, बस उसी फ़ोटो को लेके वो चला गया था, लेकिन मैं और दीप्ति उसे जाके ले आए हैं। उसके बाद वो महेंद्र को समझाती है और महेंद्र कहता है कि अब मैं छोटे मोटे प्रोग्राम भी आयुषी मैडम के साथ इसे नहीं करने दूंगा, बस गोलू को मेरे साथ रहना है, मेरे साथ काम करना है, अब मैं कोई काम इसे आयुषी मैडम के साथ नहीं करने दूंगा। पुष्पा कहती है तू नाराज मत हो, जो हुआ सो हुआ, अब आगे जो होगा सब अच्छा होगा। और वो महेंद्र को समझा बुझा के दुकान भेज देती है और गोलू को खाना खिलाती है। अब इधर के सीन में दिखाया गया है जगताप साहब को। जगताप साहब का जो असिस्टेंट है वो जगताप साहब से कहता है कि सर, बापोद्रा जी का अच्छा नाम है उनके इलाके में, क्या हम लोग एक बार बापोद्रा सेठ को फिर से मौका नहीं दे सकते हैं कॉरपोरेटर के लिए। तो जगताप साहब जो हैं वो सोच में पड़ जाते हैं। कुछ जरूरी बातें हैं, अनिवार्य बातें हैं पार्टी के नियमों को लेके, जो कि उनका असिस्टेंट उनको समझाता है और वो नाम सजेस्ट करता है बापोद्रा का कि एक बार उनसे फिर से संपर्क कीजिए सर, वो अच्छे व्यक्ति हैं। वो तो गलती से आर्टिकल पार्टी के नाम वाला छप गया, वरना बापोद्रा जी गलत व्यक्ति नहीं है।
तो फ्रेंड्स, आज की कहानी बस यहीं तक है। अब कल की कहानी में ये दिखाया जाएगा कि आयुषी मैडम चौल में आती हैं, वो अपना बच्चा यानी कि गोलू को मांगती हैं और महेंद्र से काफ़ी बहस होता है। फिर वो चौल में जब गोलू को लेके बहस होता है और कोई नहीं मानता है उन्हें देने को, तो वो कहती हैं कि अगर मुझे बच्चा यानी कि मेरा बेटा मुझे सीधे तरीके से नहीं मिलेगा तो फिर मैं कानून का सहारा लूँगी। ये सब सुन के पुष्पा को बहुत परेशानी होती है। तो फ्रेंड्स, अब कल के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो अभी के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।